सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बच्चों। तो अब हम अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और बात करेंगे वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। आप सभी ने कहीं ना कहीं या आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत बार विजिट आपने जो है वो की है लिफ्ट के अंदर और एलिवेटर के अंदर। सभी बच्चे जो हैं लिफ्ट के अंदर और एलिवेटर के अंदर कहीं ना कहीं विजिट किए हुए हैं। तो बात करते हैं कि जब एक लिफ्ट के अंदर और एलिवेटर के अंदर जब हम ट्रैवल करते हैं, तो जब हम ऊपर जाते हैं लिफ्ट में, लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो हम हल्का महसूस करते हैं। और जो लिफ्ट के पट्टे होते हैं, जो वायरिंग होती है, अगर सपोज करो लिफ्ट जिससे बंधी हुई है अगर वो वायरिंग टूट जाए तो क्या होगा। तो बात करेंगे वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। तो उससे पहले थोड़ा सा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हमारा पोर्शन जो बचा हुआ है ना पांडे जी, उसको खत्म करते हैं। बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। लेकिन जो सेकंड लॉ मैंने जो बताया है आपको F इक्वल टू एम में, कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है इनिशियल से फाइनल में जो चेंज आ रहा है वो चेंज एकदम से बढ़ भी सकता है टाइम में और वो घट भी सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि आपके पास इनिशियल मोमेंटम है 10 का। सपोज कीजिए कि मैंने जिस टाइम आपका मोमेंटम देखा 10 का, उसके बाद में मोमेंटम आपका 50 का हो गया। तो अगर किसी मोमेंटम को 10 से 50 होने में कम टाइम लग रहा है, इसका मतलब ज्यादा फोर्स है। तो बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स की, कहां हम वेयर वी हैव टू यूज न्यूटन सेकंड लॉ। तो उसको हम बाद में करते हैं, पहला थर्ड लॉ को हम साइड में लगाते हैं। क्या है न्यूटन थर्ड लॉ? कोई नया नहीं है, सभी जानते हैं, पढ़ा है, वेरी फेमस है, कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई काम करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर उतना ही काम करता है। बस फर्क इतना होता है कि आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो और वो आपके ऊपर जो काम करेगा, द डायरेक्शंस विल बिकम अपोजिट, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच अदर विल रिमेन सेम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ प्यारे बच्चों, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर काम के लिए, हर एक्शन के लिए आपको एक रिएक्शन मिलती है, और एक्शन और रिएक्शन जो होती हैं वो विल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन देयर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कि मेरे हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को मैंने वॉल पर मारा फेंक के, दीवार पर मारा फेंक के, तो बॉल ने जाकर वॉल पर किया एक्शन, बॉल ने वॉल पर किया एक्शन। जब हम किसी चीज को, बॉल को दीवार पर मारेंगे तो दीवार से टकराकर वापस भी तो आती है ना बॉल। इसका मतलब बॉल को जितनी ताकत से, जितनी एक्शन से आपने बॉल की तरफ मारा है, उतना ही रिएक्शन बॉल देती है, दीवार देती है बॉल को। बस फर्क इतना है, बॉल की डायरेक्शन जाते वक्त ये थी, आते वक्त इधर होगी, तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। और न्यूटन का ये थर्ड लॉ के ऐसे बहुत सारे आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, जहां पर क्लियरली देख सकते हो। इन स्विमिंग, जब हम स्विम करते हैं, कहीं ना कहीं आपने में जो है वो स्विमिंग करी होगी, ठीक है। स्विमिंग में जब तैरता है कोई बंदा, स्विम जब करता है तो ही अप्लाइज न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे? सपोज कीजिए कि हम वाटर में हैं, पानी में हैं, तो पानी में हम अपने हाथों से, बाय आवर हैंड्स वी पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे स्विम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, देखो स्विम करते हैं जब हम अपने हाथों से पानी को बैकवर्ड पुश करते हैं, तो आपने एक्शन किया वाटर को बैकवर्ड पुश करने में। तो वाटर क्या करता है, वाटर आपकी बॉडी को फॉरवर्ड, आपको क्या करता है, आगे की तरफ फोर्स लगाता है, एक रिएक्शन देता है। दैट्स व्हाई वी कैन स्विम, यू कैन स्विम, तैर पाते। फॉर आई थिंक आप सभी को यह समझ में आया। हाँ जी, फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड, यहां पर आपको जो है, सॉरी यहां पर बर्ड आएगा, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड, कि जब एक पक्षी उड़ता है, पक्षी जो उड़ते हैं वो भी न्यूटन थर्ड लॉ का अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब व्हेन द बर्ड्स फ्लाई ही पुशेस द एयर बाय हिज विंग्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या करते हैं, जो पंख होते हैं वो पंख से हवा को क्या करते हैं, डाउनवर्ड पुश करते हैं, और एयर क्या करती है, एयर बर्ड को, उसके बॉडी को क्या करती हैं, फॉरवर्ड पुश करती है, उसको आगे की तरफ चलाती हैं। तो वेरी सिंपल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द केस ऑफ ए बोट, बोट में भी क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि आप बोट के अंदर ट्रैवल करके आए हो, बोट के अंदर आप तैर के आए हो, बोट के अंदर आपने जाके विजिट करके आए हो।
जब बोट से आप वापस जमीन पर लैंड करते हो तो थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, उस चीज के अंदर खोइए कि हम बोट से वापस जमीन पर जब उतरते हैं तो हमारा एक पैर बोट में होता है और दूसरा पैर जमीन पर रखने ही वाले होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एक टांग से, एक लेग से हम बोट को पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश। तो आपने अपने एक लेग से बोट को बैकवर्ड पुश किया तो आपको बोट क्या करती है, आपको नेक्स्ट आपकी जो लेग है अगली लेग को रिएक्शन देती है और आप इजीली लैंड कर पाते हो। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। होज पाइप का मतलब होता है कहीं आग लग जाती है तो फायरमैन जो होते हैं, आग बुझाने वाले बच्चों, वो आग को, अब बताओ इतनी बड़ी पाइप होती है, इतना बड़ा एरिया की जो है उसका पाइप होता है, इतना एरिया होता है, उसमें वाटर आता है एकदम प्रेशर से, वाटर आता है हाई मोमेंटम से, तो वाटर की एक स्ट्रीम आती है, एक पानी की धारा आती है। तो वो फायरमैन क्या करता है, फायरमैन उस वाटर की स्ट्रीम को, पानी की धारा को फायर पे डालता है बुझाने के लिए। लेकिन जो पानी का जो प्रेशर आ रहा है, जो वाटर की स्ट्रीम आ रही है, वो पाइप को पीछे की तरफ खिसकाती है, क्यों, इतना हाई मोमेंटम है। आपने एक्शन किया तो वाटर की स्ट्रीम पाइप को, उस होज पाइप को पीछे की तरफ बैकवर्ड रिएक्शन देती है। तो जिस वजह से उस फायरमैन को उस होज पाइप को पकड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए बहुत स्ट्रांगली पकड़ता है, बहुत स्ट्रांगली। आई बस समझ में। तो ये भी है। तो ये बात कुछ थी हमारी न्यूटन्स थर्ड लॉ की। ऐसे ही टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, ठीक है, सपोज कीजिए टेबल है, टेबल पर बुक रखी है। तो आपको भी पता है कि जब कोई बॉडी किसी दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में होती है तो उसका वेट लगता है। जब हम अर्थ के ऊपर कोई चीज रखते हैं तो उसका वेट लगता है। तो बुक का जो भार है ना बच्चों, वेट है, वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो जितना वेट जो बुक टेबल पर लगा रही है, ग्राउंड पर लगा रही है, उतना ग्राउंड और टेबल भी लगाता है उसको। तो हम वही बात है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। और हम बात करें सिंपल की बात करें तो अगर हम सिंपल बात करें कि अगर कोई पर्सन जो है चल पा रहे हैं, ह्यूमन हम चलते हैं, नॉर्मली जो वॉकिंग होती है वो भी किस वजह से होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से होती है। कैसे होती है वो समझते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ से वॉकिंग किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो वॉकिंग करने के लिए सिंपल सी बात है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये सपोज कीजिए ये हमारा फिट है, ठीक है, ये फिट है, ये हमारा फिट है, ठीक है। ये हमने पैर रखा। जब हम पैर रखते हैं, विजुलाइज करके थोड़ा सा ना फील लेके देखिए, हम अपने एक टांग से क्या करते हैं, हम ग्राउंड को एक्शन देते हैं, बैकवर्ड पुश मारते हैं ग्राउंड को। तो हमने ग्राउंड को ऐसे एक्शन दिया तो क्या करता है, ग्राउंड जो है वो आपको एक रिएक्शन देता है। क्या देता है, रिएक्शन। आई बस समझ में। तो इस रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल, इस ग्राउंड के साथ हम कहें कि एक रिएक्शन है, ठीक है, एक थीटा एंगल है, थीटा। तो इस रिएक्शन जो है वो एक एंगल, जो एंगल पे लग रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो जब भी कोई चीज किसी एंगल पर लगती है, वी इमीडिएट स्प्लिट दैट कंपोनेंट इनटू टू पार्ट्स। उस कंपोनेंट को, उस पार्ट को सॉरी, दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया जाता है। तो एक एंगल के अलोंग आएगा आर कोस थीटा और एक वर्टिकल के अलोंग आएगा आर साइन थीटा। तो ये जो आर साइन थीटा कंपोनेंट है इस रिएक्शन का, ठीक है, इट बैलेंसेस द वेट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के भार को बैलेंस करता है। लेकिन सिंपली यू कैन वॉक, वी कैन वॉक ड्यू टू ओनली वन कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, दिस रिएक्शन, ठीक है, गिवन बाय द ग्राउंड टू आवर एक्शन। तो वो कौन सा कंपोनेंट है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बाय दिस सिंपली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी कैन इजीली एबल टू वॉक। हम सिंपली क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं प्यारे बच्चों। तो आई थिंक ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को आपको अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे क्या लगता है, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, तरह तरह के एग्जांपल्स हैं आपके चारों तरफ। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपने किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन किया और आपको जो रिएक्शन मिली, क्या वो एक ही ऑब्जेक्ट पर हो रहा है या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हो रहा है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, अगर सोचोगे तो आपके पास आंसर है, सब बच्चों के पास आंसर है। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। यस बच्चों, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं, एक ऑब्जेक्ट पर नहीं होता। बॉल ने वॉल पर किया तो बॉल एक ऑब्जेक्ट है, वॉल एक ऑब्जेक्ट है। तो बॉल ने वॉल पर किया, वॉल ने बॉल पर किया, सिंपल सी बात है। एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर होती हैं। तो ये बात थी न्यूटन्स थर्ड लॉ की। अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने पढ़ा था, उसको हम अपनी डेली लाइफ में कहां यूज करते हैं।
तो न्यूटन्स, फिर बात करेंगे हम फ्रिक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और आपको बच्चों में एक चीज बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, आपको एक पूरे फुल्ली लेक्चर में पूरा मिलेगा, क्वेश्चंस के साथ मिलेगा, ठीक है, उसको भी तैयार कर लेना अच्छे से। तो प्लस 2 का एक टॉपिक है जो क्लास 11th के अंदर जो है, इसमें सॉरी क्लास 11th का एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। उस प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, उसकी एक क्लिप बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, जो एचटेट के अंदर आए क्वेश्चन है। और बच्चों एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो क्वेश्चन है वो पक्का आता है बोर्ड में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मेरा लेक्चर स्पेशल अलग से रहेगा, यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड रहेगा, आपके ग्रुप में भी डाला जाएगा। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एचटेट के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डेली लाइफ में कहां यूज करते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया जाता है, सोचो, इन कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आपके पास आ रही, इन कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल बच्चों। तो एक स्वर तेजी से मोशन में जो बॉल आ रही है वो हाई मोमेंटम से आ रही है। तो उस हाई मोमेंटम की, उस हाई मोशन की बॉल को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? कैचिंग करने की सही में, एग्जैक्ट में, सही मायने में टेक्निक क्या होगी? इन कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद में है टू जंप, या हम कहें जंप फ्रॉम ए हाइट, कि जब कोई पर्सन किसी हाइट से जंप करता है तो बात करते हैं कि वो इंजर्ड होगा कि नहीं होगा, उसको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। तो सपोज कीजिए कि आपको किसी बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल को फील्डर कैच कर रहा है, तो बॉल जो आ रही है वो आ रही है हाई स्पीड से। आप फील्डर हो, मैं फील्डर हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कैच दैट बॉल, ठीक है, शॉट बाय ए बैट्समैन, एक बैट्समैन ने जो शॉट मारा है। तो किसी बॉल को कैच करने की यू हैव टू वेज, या तो उस हाई मोमेंटम से आ रही बॉल को यहीं पकड़ लो, तो यहां पकड़ोगे। एक बात बताओ, जो बॉल आ रही थी प्यारे बच्चों, वो हाई मोमेंटम से आ रही थी, डायरेक्ट यहीं पकड़कर सारा हाई मोमेंटम विद इन वेरी वेरी लेस टाइम आपने क्या कर दिया, यू डिस्ट्रॉयड, यू क्या कर दिया आपने, रेड्यूस टू जीरो। उसको हाई मोमेंटम आ रहा था, 500 से आ रही थी, 500 से आती आपने क्या किया, विद इन सेकेंड्स में आपने उसको यहीं रोक के खत्म कर दिया। तो एक बात बताइए, चेंज इन मोमेंटम एकदम से रिड्यूस टू जीरो हुआ विद इन सम टाइम, विद इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स होता है mv माइनस mu अपॉन t। तो ये जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, इसको जीरो करने में आपने टाइम लिया कम, तो आपके हाथों पर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन योर हैंड्स, आवर हैंड्स विल बी लार्ज एंड वी गेट इंजर्ड। तो याद रखना, जब भी किसी मोमेंटम को जीरो करना होगा तो आपको क्या करना है, टाइम ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, टाइम ज्यादा करना है, क्योंकि उतने टाइम में आपके हाथों पर जो फोर्स लगेगी कम लगेगी एंड यू विल सेव्ड, आप बच जाओगे। जैसे बात करते हैं गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी का आपकी सपोज कीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी का जो शॉकर होते हैं, शॉकर जिस पर गाड़ी जो है, जिसका फ्लोर, गाड़ी का फर्श का जो बॉटम है, ठीक है, उसका फ्लोर जो है, उसका नीचे का जो सिस्टम है वो शॉकर के साथ, शॉकर्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बाई चांस कुछ ब्रेकर वगैरह आते हैं, ठीक है ना, कुछ रफ रोड आता है, तो जब हमारी गाड़ी उस रफ रोड के ऊपर, उन जो है गड्ढों के ऊपर जब चलती हैं, जो गड्ढे आते हैं रास्ते में, तो वो जो शॉकर्स हैं, ठीक है, वो क्या हुआ, तो उन गड्ढों की वजह से जो एक जर्क मिलता है, क्या मिलता है, एक जर्क। तो वो जर्क सबसे पहले किसको ट्रांसमिशन, देखो आप फ्लोर के ऊपर, गाड़ी के फ्लोर के ऊपर सीट लगी है, वहां हम बैठे हैं, तो अगर वो शॉकर ना होंगे तो क्या होगा, सपोज करो, तो जैसे गड्ढों के ऊपर एकदम से वो जर्क की वजह से आपको फोर्स मिली, वो डायरेक्ट ट्रांसफर होगी विद इन सम टाइम आपकी बॉडी के ऊपर, आप चोट लगेगी। इसलिए गाड़ियों के अंदर शॉकर्स रखे जाते हैं, क्योंकि गड्ढों के ऊपर ब्रेकर लगने से जो जर्क लगता है, जो फोर्स लगती है जर्क की वजह से, वो डायरेक्ट आपके फ्लोर तक ना पहुंचे, उसको पहुंचने में टाइम ज्यादा लगे, उस टाइम को बढ़ाने में काम करते हैं शॉकर्स, ताकि एकदम से मोमेंटम जो है वो जीरो ना हो और आपके पास ज्यादा फोर्स ना हो। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। हाँ जी, बात करते हैं जंप फ्रॉम ए हाइट, बढ़िया एग्जांपल है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है।
तो आई थिंक आप सभी को ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ थर्ड लॉ के जो एग्जांपल हैं ये समझ में आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी बात करेंगे, तो बने रहिए इस लेक्चर को, आराम से समझिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ जी, सपोज कीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग से जो है एक पर्सन जो है वो जंप कर रहा है, इस बिल्डिंग से एक पर्सन जंप कर रहा है, और यहां लगा है मिट्टी का ढेर, ये लगा है सैंड, हिप ऑफ सैंड, मिट्टी का ढेर। और सिंपल जो है एक दूसरा केस लूं, वापिस जो है हम कहें कि वापिस सर बिल्डिंग है, ठीक है, और सिंपल यहां पर है कंक्रीट फ्लोर, सिंपल फर्श है मेरे पास बच्चों, कंक्रीट फ्लोर, और यहां से जब एक पर्सन जंप करे और यहां से एक पर्सन जंप करे, तो बताओ किस केस के अंदर मजा आएगा उस पर्सन को? हाँ जी, मजा नहीं, किस केस के अंदर जो है उसको चोट लगेगी? सर सिंपल सी बात है, अगर हम कंक्रीट के फर्श पर किसी हाइट से जंप मारेंगे तो हमारा काम हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ जी, कंक्रीट का फर्श जो है हमारी चोट पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई पर्सन जब नीचे आएगा कंक्रीट की फ्लोर पर, हाई मोमेंटम, वही हाई मोमेंटम लेके आएगा, उस हाई मोमेंटम को ग्राउंड के साथ जैसे ही जाकर पड़ा, ग्राउंड पर फॉल हुआ, सारा हाई मोमेंटम विद इन सेकेंड्स, विद इन स्मॉल टाइम वो सारा जीरो हो गया। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का, टाइम ऑफ टेकन, आपने कितना टाइम लिया उसको मोमेंटम को जीरो करने में, तो टाइम आपने कम लिया, आपके ऊपर फोर्स लगेगी ज्यादा एंड यू विल गेट इंजर्ड। लेकिन अगर आपने मिट्टी के ढेर पर जंप मारा या गद्देदार कोई गद्दे लगा रखा है, ऐसे मैंने गद्दे पे गद्दे रखा है, अगर उस पर जंप मारते हो तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी, यू हैव एन पॉसिबिलिटी टू सेव फ्रॉम इंजर्ड, तो इंजर्ड होने से आपके पास एक पॉसिबिलिटी है। व्हाई? क्योंकि जब आपने ऐसे जंप मारा तो क्या होगा, आपका हाई मोमेंटम को जीरो करने में सैंड क्या करेगा, मदद करेगा। सैंड में आप जैसे जैसे पेनिट्रेट होगे, नीचे उतरोगे, घुसते जाओगे, सैंड धीरे 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 सेफली आपको जमीन पर लैंड करवाएगी एंड यू विल टोटली सेव्ड फ्रॉम गेट इंजर्ड, तो आप इंजर्ड होने से टोटली बच जाओगे। तो बच्चों ये था हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन हमारे डे टू डे लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से जो है हम मोशन कर पाते हैं, ठीक है, कोई बॉडी स्लिप नहीं कर पाती है। फ्रिक्शन है क्या? सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करे, या हम सिंपली वी कैन से व्हेन द टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के संपर्क में होती है, कांटेक्ट में होती है, तो इनके बीच में से एक फोर्स निकल के आती है एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू विच वी कैन मोशन, ये बॉडी कैन मोशन। लेकिन फ्रिक्शन का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? आप अपनी गाड़ी को ग्राउंड पर आगे लेके जाना चाहते हो, जो ग्राउंड है वो आपको रोकना चाहता है, उसका काम है अपोज करना, आपकी गाड़ी की मोशन को रोक के रखना, एंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज सिंपली अपोजिंग फोर्स, वो कहलाती है अपोजिंग फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, नाम से ये कांटेक्ट है, दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे, तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट है। टेंशन, वायर में टेंशन है, आप किसी स्ट्रिंग को पकड़कर ऐसे खींच रहे हो, टेंशन ऊपर जाएगी, फोर्स नीचे, तो टेंशन फ्रिक्शनल फोर्स ये कांटेक्ट है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, दो मासेस इधर उधर पड़े हैं, कुछ डिस्टेंस पर पड़े हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दे विल एक्सर्टिंग ए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। तो ये कॉन्टैक्ट है, मतलब जो कॉन्टैक्ट में रह के लगे वो कॉन्टैक्ट, जो दूरी से लगे, एक डिस्टेंस पर लगे, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट। वेरी सिंपल। तो विच अपोजेस द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, जो एक चलती हुई बॉडी को प्यारे बच्चों अपोज करे, आपको रोक के रखे, ठीक है, जाने ना दे, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपली वी कैन से बाय अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल, हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड के ऊपर वी प्लेस ए ब्लॉक ऑफ मास m, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जैसा कि मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, गाड़ी इधर जाना चाहती है, ये स्लाइड कर रही है सरफेस के ऊपर, तो ये क्या होती है, बेसिकली टेंडेंसी ऑफ मूविंग होती है ओवर अनदर सरफेस। रिलेटिव मोशन होता है किसी बॉडी का ओवर अनदर सरफेस, कि कोई बॉडी किसी दूसरी सरफेस के रिस्पेक्ट में वांट्स टू मोशन, क्या करना चाहती है, मोशन करना चाहती है। लेकिन इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को, इस मोशन को जो रोक के रखे, वो ग्राउंड लगा रहा है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अपोजिस द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन लगता क्यों है। अगर आपने, जैसे सपोज कीजिए, इसको मैंने यहां समझाया, यस लुक एट दिस, यहां समझिए, ये वो डब्बा है, अगर आप ये सपोज कीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है,
उस ब्लॉक को मैं ग्राउंड पे रखना चाह रहा हूं और आगे स्लाइड करना चाह रहा हूं। अगर आप उसको बाय ए अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उस डब्बे के नीचे स्मूथनेस नहीं होती है, या हम कहीं बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज होते हैं, कुछ खांचे बने होते हैं, मतलब कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज होती हैं जैसे जिगजैग जिगजैग बनाई है। और ऐसा ही जहां आप इसको अर्थ पे रख रहे हो ना, अर्थ पे, तो अर्थ के ऊपर भी क्या होती है, इरेगुलरिटीज। तो जब सर इन दोनों सरफेस की, अर्थ की और इस ऑब्जेक्ट की, जब इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं तो फ्रिक्शन काम आता है। और जितनी ज्यादा इनके बीच में बच्चों क्या होगी, इंटरलॉकिंग, इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो फ्रिक्शन इनको तोड़ता है। फ्रिक्शन ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द इरेगुलरिटीज, बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ इरेगुलरिटीज, इन दो सरफेसेस की इरेगुलरिटीज के बॉन्ड को। और मोर इज द इंटरलॉकिंग, मोर इज द स्ट्रॉन्ग। मतलब सिंपल सी बात है ये, अगर हमें मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे के खांचों में, एक दूसरे के किंक्स में, इरेगुलरिटीज में बॉन्ड हो जाती है, फ्रिक्शन फोर्स इस बॉन्ड को तोड़ती है, चलती है बॉडी, फिर आगे किसी नई पॉइंट पर दोबारा से इंटरलॉक, फिर तोड़ती है फ्रिक्शनल फोर्स, फिर चलती है। तो ऐसे इंटरलॉकिंग, और जितना ज्यादा किसी बॉडी का इनर्शिया होता है उसकी इंटरलॉकिंग उतनी स्ट्रांग होती है। और इनर्शिया का मतलब है सिंपल, किसी बॉडी की उसी स्टेट में बने रहने की टेंडेंसी। मोर इज द फोर्स, मोर इज द फ्रिक्शन, मोर इज द इनर्शिया। आई बात समझ में? तो ये कुछ था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो बच्चों वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यू कैन सी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक नाम से ही क्लियर है कि बॉडी इस टाइम रेस्ट में ही रहेगी। स्टैटिक, लिमिटिंग, एक लिमिट तक, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ही जुड़ा हुआ है। कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना पांडे जी, कि एक हद तक भैया ग्राउंड किसी बॉडी को, आपके मोशन को कब तक रोक सकता है, एक लिमिट तक रोक सकता है, उसके बाद तो बॉडी चलेगी। ऐसा थोड़ी कि बॉडी चलेगी ही नहीं। तो बॉडी जब तक चलती नहीं है तब तक स्टैटिक है, ठीक है। चलने की कगार पर, देखो 3 बातें, नहीं चल रही तो स्टैटिक है, चलने वाली ही है, एट दी वर्ज ऑफ मोशन, चलने की कगार पर है तो लिमिटिंग। चल पड़ी, चलते वक्त फ्रिक्शन काइनेटिक वर्ड मोशन है, चलते वक्त जो ग्राउंड आपको रोक के रखे दैट इज काइनेटिक का। लेकिन रोका हुआ जो है, रुकते वक्त जो फ्रिक्शन है, रुकी हुई स्टेट में स्टैटिक का, चलने वाली है लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं। मतलब आप जितनी फोर्स बॉडी को जो है लगाकर चलाना चाहते हो, सपोज कीजिए कि आपके पास एक डब्बा है, आपने इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो तुरंत ग्राउंड ने 5 लगा दी, 5 आपने, 5 अर्थ ने, बॉडी रेस्ट, 10 आपने लगाई, 10 ग्राउंड ने, बॉडी रेस्ट में, 15 आपने लगाई, 15 ग्राउंड ने लगाई, बॉडी रेस्ट में। इसका मतलब हर टाइम ये आपके द्वारा, हमारे द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाई गई अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा, और बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। एंड द फ्रिक्शन which comes into play at the static position is called static friction। और static friction में देखो क्या होता है, ये ब्लॉक है, मास है, इसका वेट लगा mg, तो इसने एक्शन दिया, रिएक्शन मिली इसको, और जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी, उतनी ज्यादा इनके बीच में इंटरलॉकिंग होगी, तो उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन। वेट ज्यादा, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा। बच्चों फॉर्मूला है, याद कर लो, पेपर में सोल्व करने के लिए काम आएगा, कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फिजिक्स में जब भी साइन कोट आते हैं तो इसकी जगह हमारे पास आता है कांस्टेंट। तो F इक्वल टू क्या है, म्यू आर। F इक्वल टू म्यू आर, एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट्स जस्ट ए नंबर। आई बस समझ में? इधर देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, नीचे सर ने लिखा भी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक बात बताइए कि आपने इसके ऊपर 5 लगाई तो ग्राउंड ने भी 5, आपने 10 लगाई तो इसने भी 10, आपने 15 लगाई तो इसने भी 15, आपने 20 लगाई 20। हाँ जी, बस रुक जाओ। तो अर्थ किसी बॉडी के ऊपर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है? सपोज कीजिए कि 20 लगाया, 20 लगाया, और आपने भी 20 लगा रखा है, तो अभी 20 आपकी फोर्स है, ग्राउंड ने भी 20 है, तो एडजस्ट करके रखा है। अभी जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी रेस्ट में, बॉडी चली नहीं है। लेकिन इस 20 न्यूटन की फोर्स के बाद, या आप अपनी 20 न्यूटन के बाद थोड़ा सा भी बढ़ाते हो, आपने 21 कर ली, तो फ्रिक्शनल फोर्स अब नहीं बढ़ रही है,
अब 20 ही लग रही है, अब आपकी फोर्स 21 होगी, तब बॉडी चलेगी, बॉडी मोशन में आ गई, उस टाइम काइनेटिक होगा। लेकिन कि एक फ्रिक्शनल फोर्स किसी बॉडी को किस हद तक कितनी फोर्स लगाकर रोक सकता है, लास्ट लिमिट। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी सी आप ड्राइविंग फोर्स बढ़ाओगे, अपनी फोर्स बढ़ाओगे, बॉडी चल पड़ेगी। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पर होती हैं, बॉडी अपने बॉन्ड से बाहर आने लगती है, टूटने लगती हैं और चलने की, मतलब ऐसे, जैसे सपोज कीजिए हम ऐसे खड़े हैं और मैं भागने ही वाला हूं, जैसे वो जो एथलीट होते हैं जो भागने की तैयारी करते हैं, जैसे ऐसे पोजीशन लेते हैं, तो वो होता है एट द वर्ज ऑफ मोशन, चलने की कगार पर। हाँ जी बच्चों, तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी इसमें भी रेस्ट में होती है, इसमें भी, इसमें बस चलने की कगार पर होती है। तो ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है हमारी मैक्सिमम। काइनेटिक तो वही है कि आपकी गाड़ी चल रही है, चलते वक्त जो ग्राउंड रोक के रखेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगी, वो काइनेटिक होगी। ग्राउंड की फोर्स जो है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी, आपकी फोर्स ज्यादा होगी, तभी तो आप अपनी गाड़ी को जो है इजीली मूव करवा पाते हो, चलवा पाते हो, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब चलते वक्त सिंपल। अब बात करेंगे ग्राफ से। अब इन तीनों फ्रिक्शन को हम ग्राफ से समझेंगे। इधर लिया मैंने हॉरिजॉन्टल पर अप्लाइड फोर्स और इधर लिया मैंने फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टार्टिंग से क्या हो रहा है कि देखो यहां से लेकर यहां तक ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि आप जैसे जैसे ताकत बढ़ा रहे हो, आपने लगाई 5, ग्राउंड ने लगाई 5, बॉडी रेस्ट 10, इसने ग्राउंड ने भी 10, बॉडी रेस्ट है। तो यहां तक बॉडी रहती है रेस्ट में। उसके बाद यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके बाद जो थोड़ी सी भी फोर्स बढ़ाते हैं तो बॉडी मूविंग आ पाती है, मतलब बॉडी चल पाती है, मोशन में आ जाती है। और इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब बॉडी देखो बाहर आ गई है, बॉडी बाहर आ गई है, बॉन्ड से बाहर आ गई है, इरेगुलरिटी से बाहर आ गई है, इन किंग से बाहर आ गई है, चलने की कगार पर है। तो सर ने लिखा एट द वर्ज ऑफ मोशन, और उसके बाद देखो इस पॉइंट पर बॉडी चल पड़ी, यहां चलने की कगार पर है, बॉन्ड टूट गया है, बॉडी बाहर आ गई है, यहां तक रेस्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है फ्रिक्शनल वर्सेस अप्लाइड फोर्स का। तो बच्चों ये था हमारा सारा फ्रिक्शन का पार्ट, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैंने समझाई वो अच्छे से आपके दिमाग में टैकल हुई है, समझ में आई है। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का पार्ट है उसके लिए अलग से एक लेक्चर आएगा, स्पेशली सारे क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, इस चैप्टर के। प्रोजेक्टाइल मोशन भी उसी में डालूंगा मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले इन कॉन्सेप्ट्स को रेडी कीजिए, और जो लेक्चर आएगा इस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के क्वेश्चंस का, तो वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने इस लेक्चर में समझे सारे फोड़ने आपको, लगाने उस क्वेश्चन को। तो लेकिन कॉन्सेप्ट्स दिमाग में डालिए, साइंस में फंडा कॉन्सेप्ट्स का होता है। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन का मतलब है सुरक्षित रखना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम को हमें कंजर्व रखना है, मतलब उसको खत्म होने नहीं देना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक m1 मास की बॉल है और ये u1 वेलोसिटी से इनिशियली जा रही थी, तो इसके पास एक मोमेंटम है स्टार्टिंग में m1 u1। मोमेंटम पता ना, सिंपली प्रोडक्ट से देते हैं m1 u1 की। एक आगे बॉल है m2 मास की, ये u2 से जा रही थी। जो पहले वाली बॉल है, ये ए बॉल है, ये आगे वाली बॉल को टक्कर मारती है। इसको जाकर टक्कर मारने के लिए पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तो u1 ग्रेटर देन u2, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है ये कोलाइड करगी, ये दोनों कोलाइड करगी, दोनों भिड़ गई। जितने टाइम के लिए, जितना इनका टाइम्स ऑफ इलैप्स होता है, उतने टाइम में ए बॉडी बी बॉडी पर फोर्स लगा रही होती है और बी ए पर लगा रही होती है। तो दोनों एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन कर रही होती है और दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इस बॉल की वेलोसिटी v1 होगी, आगे वाले की वेलोसिटी v2 होगी। यह बात सर ने बोली है आफ्टर कोलिजन। क्या बोली है मैंने? आफ्टर कोलिजन। और ये जो बात बोली है मैंने बोली है बिफोर कोलिजन। क्या बोलिए बच्चों? बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा, बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना होगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बहुत सिंपल है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालना। क्या आया? m1 u1 प्लस m2 u2। कि सर किसी दो बॉडी का आपस में टकराने से, भिड़ने से पहले उनके मोमेंटम का टोटल सम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आएगा। कितना आएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। बहुत प्यारा सा एग्जांपल है,
बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम पूछी जाती है कंजर्वेशन मोमेंटम में। आपको 4 चीजें में से 3 चीजें पता होंगी, आप चौथी निकाल सकते हो। एक रॉकेट लॉन्च करती है, जो रॉकेट लॉन्च करती है वो कंजर्वेशन मोमेंटम से हम क्वेश्चन इसके बनते रिलेटेड है। एक बुलेट से, एक फायर से एक बुलेट जब निकलती है, व्हेन वी फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन, ठीक है, तो गन को एक पीछे की तरफ एक जर्क मिलता है, एक वेलोसिटी मिलती है। जैसे जो हमारे फौजी भाई साहब होते हैं जो गोली चलाते हैं, वैसे जैसे सपोज कीजिए मेरे हाथ में जो है राइफल है, ऐसे मैं कर रहा हूं, ऐसे डड 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 कर रहा हूं, तो गन ने फोर्स लगाई बुलेट पर, तो बुलेट निकली स्पीड से, फुल स्पीड से मोमेंटम से आगे की तरफ। तो बुलेट एक थोड़ा सा रिएक्शन देके जाती है, थोड़ा सा स्मॉल फोर्स लगा के जाती है गन पर, तो शोल्डर पर हमें एक फोर्स लगती है, गन के पीछे ऐसे आती है, ऐसे डड डड डड, तो गोली आगे जाती है गन को पीछे। तो गन को जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिलती है बच्चों, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? रिकॉइल। तो जल्दी से इस इक्वेशन को याद कर लो, बोलते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। देखते हैं इसके ऊपर कैसा कॉन्सेप्ट बन सकता है, कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है, वो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास ये गन है, ठीक है, ये गन है आपके पास, ये हमारा ट्रिगर है और इसके अंदर है एक बुलेट है, ये है हमारी बुलेट और ये है हमारी गन। तो जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हो तो क्या होता है, जैसे ही ट्रिगर दबाते हो तो बुलेट निकल जाती है, बुलेट के पास आती है वेलोसिटी, ये है हमारे पास एक सिंपल स्मॉल v, ये वेलोसिटी है। लेकिन जैसे ही बुलेट निकली तो इस गन को मिली एक वेलोसिटी बड़े वाली, और इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉइल वेलोसिटी। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर कितनी चीजें, एक गन है, एक बुलेट है, ठीक है, गन है, बुलेट है। अब बात करेंगे कि जब फायर ही नहीं किया आपने, जब ट्रिगर ही नहीं दबाया, तो गन और बुलेट जो है वो रेस्ट में है, कोई मोमेंटम नहीं है, जीरो है। जैसे ही आपने फायर की तो बुलेट निकली, कोई वेलोसिटी, बुलेट का अपना मास होगा, बुलेट का अपना मास है, गन का अपना मास है। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग जीरो, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जीरो। आई बात समझ में? टू रिमेन मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। अगर मैं कह दूं कि एक गोली है, उसका मास इतना, वो इतनी वेलोसिटी से निकली, एक गन का मास इतना है, भी गोली का मास आप ले लो 100 ग्राम, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से निकली। बंदूक का वजन कुछ ज्यादा है, ठीक है, 2 किलो ले लो या 3 किलो ले लो, कुछ भी। उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जो गोली है वो कितनी वेलोसिटी देके जाएगी वो निकालना हो, सिंपल है। तो किसको, इस जो है इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे सोल्व करोगे? कंजर्वेशन मोमेंटम से इक्वेशन लेके। वेरी सिंपल है। ऐसी रॉकेट लॉन्च करती है, रॉकेट जब ऊपर उड़ती है तो गैसेज नीचे जाती हैं, तो गैसेज को वेलोसिटी मिलती है। तो सिंपल है, इसके क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से दिमाग में फिट कर लें। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। हाँ जी, राइट डाउन वेट ऑफ ए पर्सन। हाँ जी, आई थिंक कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन जो है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कभी लिफ्ट में ना गया हो, ठीक है, लिफ्ट के अंदर ना ट्रेवल किया हो। तो लिफ्ट के अंदर जब हम कोई पर्सन जाता है या हम जाते हैं तो हम अपने वेट के साथ बहुत कुछ चेंजेस देखते हैं ऊपर नीचे आते वक्त। तो सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए ये लिफ्ट है और ये हमारे पास कोई वेइंग बैलेंस है, रीडिंग लेने वाला है, चेक करके बताएगा। सपोज कीजिए इसके ऊपर आप खड़े हो, ठीक है। अगर लिफ्ट सपोज करो रेस्ट में है, पहला केस है रेस्ट में है, तो एक बात बताइए, लिफ्ट के अंदर है और इसका वेट लगेगा नीचे कितना, mg, नीचे वेट लगेगा, ऊपर मिलेगी इसको नॉर्मल रिएक्शन। तो लिफ्ट चली ही नहीं रही, तो चली नहीं रही, इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल में जो अर्थ पर वजन है वही हमारा एलिवेटर जो है उस लिफ्ट के अंदर शो करेगा। लिफ्ट में रीडिंग भी वही आएगी जो आपका एक्चुअल वेट है। इसका मतलब R जो है वो बराबर रहेगा किसके, mg के। तो आपका जो अपरेंट वेट है, अपरेंट का मतलब जो हमें लगता है, एक्चुअल में नहीं होता, तो जब आपकी लिफ्ट चली ही नहीं रही तो वो ग्राउंड पर ही है, तो आपका अपरेंट वेट किसके बराबर होता है, ट्रू वेट के। वेरी सिंपल है, तो ऑब्जर्वेशन है भैया, सबको पता है, अपरेंट वेट इक्वल टू ट्रू वेट। लेकिन अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की सपोज करो ये वेलोसिटी से जा रही है, ऐसे मैंने एग्जांपल उठा लिया। तो अगर कोई लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करे, उसकी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ना हो, तब भी जो आपका R आएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो R है ना आपको,
ये आर है, यही आपको बताता है कि आपका एक्चुअल में वेट कितना नजर आ रहा है। कम ज्यादा होने से जो है समझ में आएगा। तो आपका आर mg के बराबर है, मतलब अभी भी आपका जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। आई बस समझ में, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो अपरेंट वेट वही होगा जो आपका एक्चुअल वेट होगा। तो बच्चे अब बात करते हैं हम सेकंड केस में, ठीक है। अब आपकी जो लिफ्ट है, अब आपकी लिफ्ट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, लिफ्ट जा रही है अपवर्ड। तो सपोज कीजिए, फील कीजिए, जब आप लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप अपने वेट को भारी महसूस करते हैं, यू फील हैवीनेस, आप हैवीनेस महसूस करेंगे। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सपोज कीजिए कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, ए। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन ऊपर है और इस बॉडी पर दो फोर्स लग रही है, एक mg और एक r। एक r लग रही है, एक mg, और पूरी बॉडी ए जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो कौन सी फोर्स ज्यादा हुई? r हुई ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा क्या होता है? F इक्वल टू एम ए नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किधर लग रही है? नेट फोर्स ऊपर लग रही है, मतलब r की वैल्यू ज्यादा mg से, तो r माइनस mg बराबर इक्वल, ये कितना आया? एम ए। तो r की वैल्यू कितनी आई आपके पास? देखो m कॉमन आ गया, g प्लस ए। तो पहले g था, अब g में a का एक्सेलरेशन ऐड हो गया, तो आपके मास के अंदर अब दो एक्सेलरेशंस ऐड हो गए हैं। तो आपका वेट बताइए, जो r है, जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अपरेंट वेट। तो एक बात बताइए, ये वैल्यू ओवरऑल बढ़ रही है, तो क्या महसूस करते हो आप? हैवी महसूस करते हो ना। सिंपल सी बात है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे मास के अंदर g के साथ a का एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी फील हैवीनेस, हम भारी महसूस करते हैं, ठीक है। अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड आए, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आए a एक्सेलरेशन से क्या होगा? ठीक है। तो अगर किसी को अपना वजन कम करना हो, थोड़ा सा टेम्परेरी फील लेनी हो, तो आप लिफ्ट में चले जाओ, ठीक है। अगर किसी को वजन बढ़ाना तो ऊपर जाओ, आराना है तो नीचे, ये खेल करते रहो, आपका जो है थोड़ा सा फील आती रहेगी, लेकिन एक्चुअल में तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो लिफ्ट डाउनवर्ड है, ए एक्सेलरेशन से आ रही है, वही नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। अब mg ज्यादा होगा कि r ज्यादा होगा? नीचे आ रही है, सारा सिस्टम नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब mg ज्यादा है r से। तो mg माइनस r इक्वल टू एम ए। r की वैल्यू निकालनी है, तो अब की बार r को उधर भेज देंगे, क्या आ गया? m ऑफ g माइनस ए इक्वल टू r। तो बच्चों एक बात बताइए, अब हमारा g में से कोई ना कोई चीज माइनस हो रही है तो वैल्यू घटेगी, तो आपका वेट कम होता है, डिक्रीज होता है। आप क्या करते हो? लाइट महसूस करते हो, हल्के महसूस करते हो, वजन कम हो जाता है। लेकिन जो लास्ट केस है कि कब पर्सन वेटलेस महसूस करेगा? वेटलेस, ठीक है। हम कहें कि जो आपकी बॉडी है वो कौन से केस में ऐसा लगेगा हमारा वेट ही नहीं है, हम बिल्कुल फ्री हवा में आ गए हैं। अगर सपोज कीजिए वायरिंग जो है, तार है, जो पट्टे लगे हुए हैं, जो तार लगी हुई है, वो टूट जाए, लिफ्ट ऐसी गिरेगी और आप छत के साथ चिपक जाओगे एकदम से ऐसे ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि अब सारी बॉडी ग्रेविटी से आ रही है। तो एक बात बताइए, जब ग्रेविटी से आएगी तो क्या होगा? वही F इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो नेट फोर्स निकालने के लिए बॉडी कैसी नीचे आ रही है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर mg माइनस r इक्वल टू एम ए। लेकिन सर a की वैल्यू तो g है, तो a की जगह क्या पुट करेंगे? a की जगह क्या पुट करेंगे? g। तो एक काम करो, m ऑफ g माइनस ये a आएगा तो g इक्वल टू r, और नॉर्मल रिएक्शन आई जीरो, इसका मतलब वेट हो गया जीरो। आपका वेट जीरो हो गया, आपका वेट जीरो हो गया। यू फील वेटलेस। कब? जब आपकी बॉडी जी एक्सेलरेशन से आए, लिफ्ट पूरे पट्टे टूट जाए, वायरिंग टूट जाए, छत से चिपक जाओगे आप, ठीक है। सोचो एकदम से आएगा तो बॉडी ऊपर छत पर लगेगी, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का पार्ट 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया। इसको तैयार कीजिए अच्छे से। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, पूरा लेक्चर अपलोड होगा उसके क्वेश्चंस के साथ, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है और एक पार्ट है +1 का प्रोजेक्टाइल मोशन अलग से आएगा, उसके लिए अलग से लेक्चर क्वेश्चंस के साथ, तो उसके लिए बने रहिए। तब तक के लिए इनको तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।